क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो टॉपिक्स। तो पहली क्वेश्चन जो आपके सामने है बेटा, इट्स एज पर एटॉमिक थ्योरी, आपको क्वेश्चन दिख रही होगी, पढ़ो। एज पर एटॉमिक थ्योरी एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज, क्या होगा आंसर इसका? एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं एज ऑल। और प्रोटॉन भी इसके अंदर में होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन। आंसर देने के बाद तुरंत माइक को ऑफ करना है, ठीक है ना? फिर दूसरा आंसर देना तो फिर माइक ऑन करना। अ कैथोड रे ट्यूब, एक कैथोड रे ट्यूब जो होता है इज फिटेड विद थिन मेटल सीट, उसके अंदर में पतले पतले दो मेटल के सीट लगे रहते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, कैथोड रे, नन, बोथ। इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये जो ये हो गए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में दो टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। Which shows property of phosphorant? phosphorant प्रॉपर्टी का मतलब कि उस पे कोई भी चीज स्ट्राइक करते हुए एक साइन आता है, तो कौन शो करता है? यहाँ पे हम लोग एक कोटिंग लगाते थे ना, क्या का कोटिंग लगाते थे कैथोड रे ट्यूब के अंदर में? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड की फॉस्फोरेंट मटेरियल होती है। फॉस्फोरेंट मटेरियल का मतलब होता है उसको कोई भी चीज स्ट्राइक करती है तो स्पार्क टाइप का दिखता है। ओके, थॉमसन डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ E by m as, थॉमसन ने जो E by m का वैल्यू मतलब चार्ज टू मास रेशियो निकाला था, किसका निकाला था पहली बार थॉमसन ने? कैथोड रे। हाँ, कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन का निकाला था, है ना? Yes, उसका yes. वैल्यू कितना था बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए। 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताइएगा जरा। विवेक सर। विवेक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। वेरी गुड। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर 10 to the कैरेट, ये कैरेट साइन का मतलब होता है पावर। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power डैश केजी, 10 to the power डैश केजी के ऑर्डर का होता है न्यूट्रॉन का मास। तो बोल सकते हैं It's 10 to the power minus 27 kg। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन 10 to the power minus 31 की होती है, न्यूट्रॉन 10 to the power minus 27, प्रोटॉन भी 10 to the power minus 27, रफली दोनों बराबर की होती है, पर न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्मॉलेस्ट 10 to the power minus 27 kg, okay, 1.6 into 10 to the power minus 27। Smallest and lightest positive ion obtained from hydrogen is, हाइड्रोजन गैस जब हम लोगों ने भरा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, तो हम लोगों को स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो मिला था उसका नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा था? प्रोटॉन सर। प्रोटॉन। बेटा तुरंत बोलना है, प्रोटॉन, ठीक है ना? उसका नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन रखा था। ओके, पढ़े। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by m, देखो ये अच्छी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by m मतलब चार्ज टू मास रेशियो में आपको सजाना है प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा तक जाना है। आप बता सकते हैं कैसे बनाएंगे? देखो मैं एक हिंट देता हूं आप लोगों को। E by m हो जाएगा चार्ज टू मास, तो प्रोटॉन प्लस मतलब प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, तो 1, और प्रोटॉन का मास को हम लोग नॉर्मली मानते हैं 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? न्यूट्रॉन का यदि आप कैलकुलेट करते तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होती है, 0, और न्यूट्रॉन की मास रफली 183 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1836 भी लिख के बना दो कोई दिक्कत नहीं। ओके, 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज को हम लोग 1 यूनिट चार्ज मान सकते हैं, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 यूनिट चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, 1 यूनिट चार्ज में लिख सकता हूं। और मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट चार्ज होती है, आप सभी को मालूम होगा। 2 यूनिट चार्ज होती है अल्फा पार्टिकल, इज बेसिकली He24, है ना, He24। और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, वही इसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ सकते हैं हम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4, तो हम लिख देंगे 4 प्रोटॉन, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो लगभग बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 4 × 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो मैं 4 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के तो मैं 4 प्रोटॉन ही मान ले रहा हूं, ठीक है। 4 × 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको काटे तो 1/2। ओके, अब देखो आप सभी को मालूम है ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये वाला सबसे हल्का। न्यूट्रॉन क्या है, सबसे हल्का। E/m रेशियो सबसे कम, तो सबसे पहले आएगी न्यूट्रॉन। ओके, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप किससे डिवाइड किए, देखो बड़ा से डिवाइड करोगे, जितना बड़ा से डिवाइड करोगे वैल्यू उतना छोटा आता है। तो नेक्स्ट बड़ा से जो डिवाइड किया हुआ है 2 × 186 मींस 1 को डिवाइड किया गया है, यही है नेक्स्ट बड़ा से डिवाइड किया गया है। ओके, जितना बड़ा से डिवाइड करोगे उतना छोटा वैल्यू आएगा। तो इसका नेक्स्ट आ गया आपका अल्फा पार्टिकल। ओके, और फिर उसके बाद प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, और सबसे इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सबसे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, सबसे कम से डिवाइड करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो जो होता है सबसे ज्यादा होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आईआईटी में भी एक बार पूछ लिए क्वेश्चन। तो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, पर पार्टिकल चेंज कर सकता है, आप लोग कोई दूसरा पार्टिकल दे देगा, ओके, और फिर बोलेगा निकालने के लिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से कैसे पकड़े हुए रहते हैं, आर हेल्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड बाय, एक फोर्स से दोनों हेल्ड रहता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है उसको। ओके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन 1836, वो मास होता है बेटा, that is mass. Charge of proton is equal and opposite that of electron. Electron का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माइनस, है ना, और प्रोटॉन का होता है ठीक ऑपोजिट, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19। तो इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड क्या क्या है मैंने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, चलो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब स्कूल एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो पहला डिफेक्ट तो रदरफोर्ड मॉडल का है कि could not explain nuclear collapse। न्यूक्लियर कोलैप्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूक्लियर कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस से टकरा गया और एटम ब्लास्ट कर। ओके, क्या ऐसा होता है दुनिया में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है और ब्लास्ट हो रही है? नहीं, तो मैटर तो रहता ही, मैटर जो ये बोर्ड है, हम हैं, तुम हो, सब चीज बने हुए हैं एटम से। तो यदि एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते रहते तो एटम ब्लास्ट होती रहती और मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं होता, और ऐसा तो नहीं होता है, मैटर एग्जिस्ट करती है। ओके,
बट ये एक्चुअली है क्या हम लोग थोड़ा समझते हैं। आप सभी को मालूम है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमती है। ओके, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। ओके, यदि इस पोजीशन पे और दिस पोजीशन, मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जब यहाँ पे है तो इसका मोशन का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसका मोशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। मानो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसका मोशन का डायरेक्शन इस, मानो इस पोजीशन पे पहुंचा तो इसका मोशन का डायरेक्शन इस ओर है, यहाँ पहुंचा तो इसकी मोशन का डायरेक्शन इस ओर है। और आप सभी को मालूम है यदि डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदलती है, मालूम है ना। तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी को हम v1 मान सकते हैं, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी को v2, इस पोजीशन पे वेलोसिटी v3, इस पोजीशन पे वेलोसिटी v4। मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है। ओके, और जब वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब क्या होता है? इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों ओर, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब देखो, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मानो आपको मैंने बोला एक ग्राउंड का बोला मैं कि चक्कर मारो। ओके, आप जब ग्राउंड का चक्कर मारोगे तो आपके शरीर का एनर्जी खत्म होगा कि नहीं? आपके शरीर से एनर्जी निकलेगी, और दूसरा चक्कर मारोगे और एनर्जी निकलेगी, तीसरा चक्कर मारोगे और एनर्जी निकलेगी। तो जितना चक्कर मारते रहोगे उतनी शरीर से आपकी एनर्जी निकलते रहेगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करता है, इसके शरीर से एनर्जी निकलती है, और जब इसकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आए और घूमते रहता है तो और एनर्जी रेडिएट करता है, तो न्यूक्लियस और तेजी से खींचता है। अल्टीमेटली वो क्या होता है? न्यूक्लियस से जाकर इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा तो एटम ब्लास्ट हो जाएगी, है कि नहीं? और एटम क्या ब्लास्ट होता है? दुनिया में नहीं होता है, एटम तो एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैटर एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियर कोलैप्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसने बोला इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, पर ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी तो रेडिएट करेगा, और रेडिएट करेगा तो न्यूक्लियस उसको तेजी से खींचेगा, जब तेजी से खींचेगा तो टकरा जाएगा उससे जाके पॉइंट। तो वो तो होती नहीं है, ये कहानी खत्म है। तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, इसके कारण दूसरा और है, could not explain line spectra of various elements। अब बेटा लाइन स्पेक्ट्रा होती क्या है ये तो आप जानते नहीं होंगे, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ेंगे एक दो क्लास के बाद में। और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होती है जब आप समझ जाओगे तब आपको समझ आएगी कि रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल रदरफोर्ड के डिफेक्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दिमाग में रखो कि लाइन स्पेक्ट्रा एक चीज है हमारे सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे, और उस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो मैं डिसएडवांटेज यही पे लिख दिया। थर्ड, distribution of electron, distribution and energy of electron around the nucleus couldn't be explained। देखना ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह एक एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मानो कि एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी जब वो एक एटम के अंदर में रहेगा वो भी रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो ये तीन चीज जो मेजर है इसके कारण रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हुई। ओके, और ये वाला तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ये बाद में आप समझ सकते हो।
एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, साथ में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस वे रदरफोर्ड फेल्ड। ओके, तो हम लोगों ने चलो रदरफोर्ड का फेलियर भी देख लिया इन फॉर्म का क्वेश्चन ओनली। तो आई सपोज दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ओके, जितना क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसको रिवाइज करते रहना बीच बीच में, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए खासकर बहुत फायदा होगा, साथ में एक रिवीजन भी हो जाएगी चैप्टर्स की, जितनी टॉपिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The next topic that we are going to deal, मैंने एक सिंबल लिखा है आपके सामने x टू द पावर a, मतलब ऊपर में ये है, पावर नहीं बोलो इसको, बोलो सुपरस्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में a लिखा हुआ है और सबस्क्रिप्ट में z लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली देखो कोई एलिमेंट का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये जो x लिखा हूं मैं, इस x का मतलब होता है सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, x इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, ये जो ऊपर में a लिखी हुई है, a का मतलब होता है एटॉमिक मास, a का मतलब होता है एटॉमिक mass, and it's equal to number of proton plus neutron. Okay, it is equal to number of proton plus neutron. And z का मतलब होता है atomic number, और बेटा atomic number is equal to number of proton and it's equal to number of electron also if neutral atom, ठीक है ना, if neutral atom, यदि एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है, वरना बराबर नहीं होता। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। यदि मैं कैल्शियम 2040 लिखा हूं तो Ca का मतलब होता है सिंबल ऑफ कैल्शियम, 20 का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, इसकी 20 है मतलब इसमें प्रोटॉन जो है 20 है, और यदि ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 है, और इसमें न्यूट्रॉन कितनी होगी, इसमें न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली बेटा, हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं, यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कट गया, प्लस माइनस बचा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाती है। ये सपोज आप लोगों को सबको मालूम होगा। ओके, सिंपल थिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल कम टू some of the topic related to this isotopes। isotopes आप लोग सभी को मालूम होगा, atoms of same element having same atomic number but different mass number।
that is different number of डैश। ठीक है, मैं डैश लिख रहा हूं और आपसे पूछूंगा मैं बाद में। ठीक है, ये जो डेफिनेशन मैं लिख दिया हूं, एक पल के लिए डेफिनेशन को भूल जाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं, वहां समझने की कोशिश करो। देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने में रखता हूं, 1H1 1H2 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर यदि 2 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरियम। एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर 3 होगा तो वी विल कॉल इट एज ट्रिटियम। ओके, तीनों हाइड्रोजन के एटम है। ओके, अब इसमें प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन कितने हैं? इक्वल टू एटॉमिक नंबर होती है एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन। ठीक है ना? अब चलो थोड़ा सा डेफिनेशन में, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है, ओके, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यस एटॉमिक नंबर भी सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी सेम है। ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर सबकी अलग है, आपको दिख रही है। दैट इज आई डॉटिंग, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ डैश, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। देखो 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो आपको दिमाग में रखना है आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कौन सी सब एटॉमिक पार्टिकल होती है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। yes. आइसोटोप में बाकी सब सेम होता है, बट न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ये 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आपके सामने एक और सिंपल क्वेश्चन यदि मैं पूछूं, क्या आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा? सर केमिकल प्रॉपर्टीज, यस वेरी गुड, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज द केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइडर। इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन के लेने देने से ही केमिकल रिएक्शन होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और मास तो डिफरेंट हो जाएगा ना, मास नंबर तो सबका डिफरेंट है। जब मास डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टी इन सबकी डिफरेंट रहेगी। तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम मतलब केमिकल रिएक्टिविटी एक्टिविटी सेम। ओके, अंडरस्टूड? अब चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइसोटोप्स, हम लोग देख लिए तो we will come to another thing that is known as isobars. Atoms of different elements, elements of atoms of different elements having same mass number. Okay, having same mass number, that is same number of gas. Okay, अब मुझे बता सकते हो, देखो आइसोबार्स का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। क्या लेंगे एग्जांपल? कार्बन 640, नाइट्रोजन 740। ओके, यदि यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन देखें, प्रोटॉन कितना है बेटा? इसमें 6 होगी, इसमें प्रोटॉन कितना है? 7। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 8। ओके, इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 7। ओके,
गॉट इट? अब देखिए एक बात यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है, हैविंग सेम मास नंबर। देखो मास नंबर सेम है। बहुत आदमी डेफिनेशन में ये भी लिख देते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है वो डेफिनेशन। सिंपल डायरेक्ट लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर सेम, दैट इज सेम नंबर ऑफ डैश। क्या सेम होता है इन लोगों को बताओ तो? मास नंबर, एटॉमिक मास। मतलब कौन से पार्टिकल सेम होते हैं? कौन से पार्टिकल सेम होते हैं? देखिए यदि मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूं, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूं, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितनी है? 14। कितनी है? 14। तो आइसोबार्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होती है। अंडरस्टूड? देख रहे हो ना, 6 8 14 7 7 14 आइसोबार में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। ये तो सिंपल पता चल रहा है यहीं से ना, मास नंबर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है। ओके, और एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लो, आर्गन 1840, पोटासियम 9040, कैल्शियम 2040। देख एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, अब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहना ही है, डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही रहेगा, बट सेम मास नंबर सबकी सेम पड़ेगी। ओके, ये तो हो गई आइसोबार। ओके, ये टॉपिक्स आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, बट आइडिया थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लो कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स सेम है। नेक्स्ट जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है, इट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Species having same number of electrons। ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे उसे हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यदि हम लोग बात करें Mg+, Na+, O2-, F-, और यदि बात कर सकते हो Al3+, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सबको मालूम है अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तब ना इसमें 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, जब 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गई तो इलेक्ट्रॉन इसमें बची कितनी? 10। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन बची है बताओ तो? कोई बता सकते हैं मुझे मैग्नीशियम में कितनी इलेक्ट्रॉन बची है? आप लोग सबने पढ़ा है पीरियडिक टेबल स्टैंडर्ड 10th में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? हाँ, आप लोग सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? यदि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज से यस फ्रॉम योर एंड। एनीबॉडी? यस सर। यस, आवाज जा रही है ना? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। ओके, जब एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें मतलब यदि न्यूट्रल एटम है तो 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तब ना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है। आपको ये चीज मालूम है कि नहीं?
एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यदि मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल करता है, ठीक है, दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। मानो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मानो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मानो एक एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आने से 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आने से 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन आने से 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है। 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 12 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल में, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10. सोडियम में कितने बचे? 10. सोडियम 11 होता है, एक निकल गया था बस। ऑक्सीजन 8 होता है, कितना है इसमें? 10. 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, n पूरी 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तबीयत कैसा ना हो ब्रो? ओके, तो आप सभी को दिख रहा है कि ये जितने स्पीसीज मैंने यहाँ पे लिखा है सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। Species having same number of neutron, ऐसी चीज जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है उसे हम लोग बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोटोन्स। चलो देखना, एग्जांपल बताना मुझे कि ये सही है कि नहीं। सिलिकॉन 1430, चलो आप लोग क्या है, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होंगे, सॉरी गुड सेम होंगे, न्यूट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे। यदि मैं इसमें न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, जल्दी बताओ। इसमें 16. न्यूट्रॉन कितने हैं? 16. 16। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 16. बस 31 माइनस 15 16। इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 16. 10. सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम प्रेजेंट है, और ऐसे स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, दीज आर ऑल आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। Isodiaphyrs, species having same value of n minus p, ऐसे स्पीसीज जहां जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, वैसे स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसोडायाफियर्स, कॉल देम एज आइसोडायाफियर्स। ओके, देखिएगा जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन 740 और ऑक्सीजन 860, ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। इसमें न्यूट्रॉन कितनी है? न्यूट्रॉन कितनी है? 7. न्यूट्रॉन कितनी है? 8. ओके, इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी? और दिस वन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 0. इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 0. ओके,
तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू जिसमें सेम रहेगी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू जिसमें सेम रहेगी, दोस आर नोन एज आइसोडाइफियर्स। ओके, गॉट इट? सर नहीं दिख रहा है। बोलिए बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, पिक्चर क्लियर नहीं आई, ऑडियो साफ जा रही है क्या? यस सर। ओके, अभी पिक्चर क्लियर है बेटा? मेरा हाथ हिला रहा दिख रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क आपका इशू होगा माइट बी। चलिए ठीक है। सो दीज वर सम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें केमिस्ट्री में यूज करना है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एंड दीज आर ऑल रिलेटेड टू सम ऑफ द एटम्स, ओके, या सम ऑफ द आयंस या सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए हम अपने आप सिलेबस को आगे ले चलते हैं। देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ते हैं थॉमसन की मॉडल, फिर पढ़ा रदरफोर्ड का मॉडल, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा नील बोर का मॉडल, ठीक है ना? पर बेटा देखो, नील बोर का मॉडल इतना सिंपल मॉडल नहीं है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल। ओके, बट नील बोर जो अपने मॉडल को डेवलप किए थे, उन्होंने इतना आसानी से अपने मॉडल को डेवलप नहीं किया था। उस जमाने में बहुत सारे डिस्कवरीज चल रहे थे साइंस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे। तो ये हमारे नील बोर साहब ने बहुत सारे चीजों की पढ़ाई की, बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मॉडल को दिया था। ओके, तो चलिए हम लोग पहले उन सारे चीज को देख लेते हैं जिसको नील बोर ने स्टडी किया था अपने मॉडल को देने से पहले। ओके, 1 minute I am taking a break. Okay. Okay. नील बोर अपने मॉडल को देने से पहले क्या क्या चीज की स्टडी किए थे, चलिए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके बेटा, आप सबों को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? इफ क्लियर है तो 2-3 बच्चे यस यस करके बोलो, तो सब बोलो तो एक एक करके। Yes, sir. Are Yes, आ रहा sir. है सब कुछ, जा रहा है सब कुछ क्लियर? ओके, yes, sir. चलिए, we are going to discuss one of the major thing जिसकी स्टडी नील बोर ने किया था अपने मॉडल को देने से पहले, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है पहले देख लो। 1870 की बात, ओके, नील बोर का मॉडल आया था 1913 में। 1870 में एक थ्योरी दी गई थी, उसको नील बोर ने पढ़ा। वो थ्योरी क्या थी देखिएगा। The theory was given by James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell. Okay. इन्होंने बोला था, ध्यान से क्या बोला था देखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ना मेरे साथ में। Any charged particle in accelerated motion will generate alternating electric and मैग्नेटिक फील्ड। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल जरा देखते हैं, अपना ऑडियो बंद कर लो, किसी का ऑडियो ऑन है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला
कि एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉन की मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, will generate alternating electric and magnetic field। ध्यान से देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये एक थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, बट उन्होंने एटम के रेस्पेक्ट में नहीं दिया था, वो कुछ और चीज के रेस्पेक्ट में दिए थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज के रेस्पेक्ट में उन्होंने ये थ्योरी दिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। पर नील बोर ने इसको एटम से जोड़ा। कैसे जोड़ा? इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, अब तो ये कहानी हो गई। फिर these fields are transmitted in the form of waves and known as EM waves। देखिएगा ध्यान से, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि ये जो फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट मतलब ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किस तरह ट्रेवल करेगी? वेव्स के जैसे ट्रेवल करेगी, और इसे हम बोलेंगे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान से सुनो, जो फील्ड जनरेट होगी ऐसे मोशन के कारण, वो फील्ड इकट्ठे ट्रेवल करेगी, और इकट्ठे ट्रेवल करेगी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे ट्रेवल करेगी, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ध्यान से फिर से समझ लो, कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेगी, किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? वेव की तरह ट्रेवल करेगी, और उन्हें हम बोलेंगे फिर ईएम वेव्स। ईएम वेव्स क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों रहेगी। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईएम रेडिएशन भी बोलते हैं, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ईएम रेडिएशन। ओके, एक मिनट थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ, इंक खत्म हो गया। ओके, सो ये वाली पार्ट आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वी विल सी some of the characteristic of electromagnetic waves। okay, we will see some of the characteristic of electromagnetic waves। और उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखने से पहले एक चीज समझ लेनी चाहिए कि वेव्स क्या होती है। ओके, आप लोगों को दिमाग में एक चीज आई होगी कि वेव्स क्या होती है। यदि वेव्स की बात होती है तो आपके दिमाग में इन सिंपल कुछ ऐसा ऐसा फिगर आता हो। ओके, बट ऐसा ऐसा फिगर मतलब क्या? Disturbance of particle in क्या बोले बेटा? disturbance of particle in the nature। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वही होती है। तो चलो हम लोग समझते हैं इनफैक्ट ये होता क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेव, या वेव क्या है? व्हाट इज वेव? यदि हम लोग वेव को डिफाइन करें तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस that travels through medium or space
in which energy is transported from one place to another. देखो, एक लंबी सी डेफिनेशन मैंने लिखा, पर इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने जो ये बनाया है, दीज आर ओशन, ये एक समुद्र है, ठीक है, और दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। आपको मालूम है कि समुद्र की जो पानी होती है वो कुछ जमीन के ऊपर ही होगा, कुछ रॉक्स के ऊपर होगा, और आपको मालूम है धरती का सरफेस को जो रॉक्स कवर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अर्थ के अपर लेयर जो रॉक्स उसको कवर करती है, ठीक है। These are the tectonic plates, और उसके ऊपर में पानी पड़ी हुई है समुद्र, ठीक है। होता क्या है, कभी काल कुछ रीजन के वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्प्लेस हो जाती है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्प्लेस होता है तो नीचे में पड़ी हुई लावा क्या होता है, नीचे में लावा होती है, तो वो लावा क्या होता है, निकलता है, और जब लावा यहाँ पे पानी के नीचे निकला होगा तो इस जगह पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया होगा, ओके। और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होगी वो किसके कारण, वो लावा के एनर्जी के कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है कि वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, और हजारों मीलों दूर कोई शहर में जाके नुकसान पहुंचाना है, जैसे सुनामी। आप लोगों ने सुनामी सुना होगा कि कोई हजारों मीलों दूर समुद्र के नीचे में कोई लावा निकला और उस पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई, और वो एनर्जी डिस्टर्बेंस के तरह में पानी के नीचे ट्रेवल करते करते एक जगह से दूसरे जगह, और पानी का तूफान उड़ा बहुत ज्यादा एक जगह पे और शहर में नुकसान हुआ। दिस इज नोन एज व्हाट, सुनामी। तो सुनामी में भी नॉर्मली क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। वेव क्या है पर्टिकुलरली, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, यस, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई that travels through medium और space, जो मीडियम से ट्रेवल करती है, मीडियम बोलने का मतलब मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू ट्रेवल करती है, या स्पेस में भी ट्रेवल करती है। स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इन विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, जहां पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप लोगों को वेव का मतलब वेरी सिंपल में समझ आ चुका होगा। वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होती है, ओके, जो मीडियम के थ्रू या स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, जिसमें क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, ओके। बेटा जो वेव होती है दैट इज पर्टिकुलरली ऑफ टू टाइप्स। यदि हम लोग वेव्स का जिक्र करें तो वेव जो होती है इट्स टू टाइप्स। One is mechanical wave. Mechanical waves उन waves को हम बोलते हैं that requires a material medium to travel from one place to another. मैकेनिकल वेव्स हम उन वेव्स को बोलेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मटेरियल मीडियम का यूज करती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस का जरूरत पड़ता है उसे एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, मानो एक रूम में आप बैठे हुए, मैं बैठा हुआ हूँ, और उस रूम से सारे हवा को निकाल दिया मैंने, और मैं लाख चिल्लाऊं, आपको मेरा आवाज सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। इस साउंड वेव्स एज अ मैकेनिकल वेव, उसे मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। साउंड वेव्स या रिपल साउंड सरफेस ऑफ लेक। देखो
आप लोग देखोगे जो पानी रहता है, मतलब नदी वदी या तालाब में पानी होता है, उसमें एक पत्थर डालोगे तो आपको एक रिंग जैसा कुछ बनता है। ओके, से हम लोग बोलेंगे वाटर वेव। क्यों? क्योंकि वो किसके मदद से ट्रेवल हो रही है। आपने पत्थर फेंका तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एनर्जी गई वहां पे, वो एनर्जी वाटर के थ्रू ट्रेवल करती है। रिपल्स ऑन सरफेस ऑफ द रिंग, रिपल्स मतलब वो जो गोल गोल रिंग्स। ओके, तो ये तो मैकेनिकल वेव्स आप लोगों को समझ आ चुका होगा। व्हाट इज एंड द सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? वेव दैट डज नॉट रिक्वायर a medium to travel। वो वेव जिन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, we call them as non mechanical waves। waves that does not require a medium, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं चाहिए, वो ट्रेवल कर सकता है। हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल विल बी गामा रेज, X-rays, ultraviolet rays, visible rays। अल्ट्रावायलेट रेज तो आप जानते ही होगी, विजिबल रेज आप भी जानते होगे। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आती है, बीच में तो स्पेस है, खाली जगह है, वहां से भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो बिना मैटेरियल मीडियम के भी ये सारे वेव्स ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। और ये सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं यही तो होते हैं ईएम वेव्स, यही होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में घूमता है। ओके, गॉट इट? ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये थ्योरी को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है, किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों इकट्ठे ट्रेवल करती है, तो सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, फिर हम लोग देखना चाहें कि वेव्स क्या है। तो वेव्स को हम लोगों ने देख लिया कि एक डिस्टर्बेंस होती है जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरे जगह, और वेव्स मीडियम या बिना कोई मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। जो मीडियम के मदद से ट्रेवल करती है उसे मैकेनिकल वेव्स, जो बिना कोई मीडियम से ट्रेवल करती है दैट इज नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गॉट इट? चलिए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हम लोग कुछ गुण देखते हैं। All EM waves travels with the same velocity, और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ओके, जितने भी EM वेव्स है दुनिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ओके, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया आपके सामने, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल हैं। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सब ट्रैवल करेगी विद द सेम वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
electromagnetic waves does not require a material medium. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो हमने अभी देखा। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, पेन में प्रॉब्लम है। देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ध्यान से देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होती है, मैग्नेटिक कंपोनेंट होती है, और एक कंपोनेंट आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बढ़ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या है? आगे भी बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं इन टोटल तीन पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट और तीसरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ओके, ये तीनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से समझिएगा। मानिए आप सभी को मालूम है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ईएम वेव्स में होती है। आप मानो एक पल के लिए एक्स एक्सिस में, मतलब सॉरी इसको आप वाई एक्सिस मानो, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है ना? वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल। ओके, ध्यान से सुनो। वेव्स मानो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, मानो वेव्स एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस पे हो सकती है, और सॉरी वाई एक्सिस पे हो सकती है। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगी? जेड डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, सिंपल चीज है। मानो वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट इधर रहेगी, वाई जेड में ऐसे बढ़ता है। समझते बात को? वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है। ओके, तो ये तो कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि नहीं समझे तो बोलो फिर से समझा देता हूं। कोई ऐसे बच्चे जिसको समझ नहीं आई? सर एक बार और समझा दो। हाँ, देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की है, ये वाला पॉइंट पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट पे भी होगी ना, इस पॉइंट पे भी ऐसा ही होगा। बट तो वेव जब भी ट्रेवल करेगा, मानो अभी वेव यहाँ पे इस जगह, जब वेव यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक कंपोनेंट जेड एक्सिस में है। वेव चल किधर रहा है? एक्स एक्सिस। फिर मानो वेव आगे बढ़ा तो साथ में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगी वो वाई एक्सिस में आगे बढ़ी होगी और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी जेड एक्सिस में आगे बढ़ी। फिर वेव और आगे बढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहाँ होगी? यही वाली एक्सिस में होगी और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी यही वाली। वेरी सिंपल है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। मानो वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है
तो ये इसके 90 डिग्री पे बढ़ेगा और ये इसके 90 डिग्री पे आगे बढ़ेगा। ओके, वेरी सिंपल, समझ सकते हो आप लोग। मैं आपको एक इमेज भी दिखा दूं यदि शेयरिंग ऑप्शन ऑन हो, बट ओके इट्स ओके, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, हम लोगों ने तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा ईएम वेव्स का। चलो उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यदि मानो मैग्नेटिक कंपोनेंट एक वेव का एक्स एक्सिस के ओर है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यदि वाई एक्सिस की ओर है, तो वो वेव किस डायरेक्शन में बढ़ेगी? Z wave, Z axis. Z एक्सिस में बढ़ेगी। सिंपल सा, यदि मैग्नेटिक कंपोनेंट Z में है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट X में है, तो वेव किस डायरेक्शन में भागेगी? Y. Y में भागेगी। Y. वेरी सिंपल, समझ गए ना? Yes sir. देखिए सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स। चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट गुण देखते हैं ईएम वेव्स। The first that you will see is wavelength. Okay, it is the distance between two consecutive crest or आप सभी को मालूम है वेव का अपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और लोअर पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। यदि आप दो क्रेस्ट देखिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं द सिंबल दैट इज ग्रीक सिंबल लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, इसकी यूनिट है, मेजर करते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर में हम लोग नॉर्मली वेव्स की वेवलेंथ को मेजर करते हैं, और एंगस्ट्रॉम जो होती है इट्स 10 टू द पावर -10 मीटर और नैनोमीटर होती है 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में ये वाली चीज आने वाली है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग करेंगे वहां पे ये चीज आती है। तो वेवलेंथ आपको समझ आ गया, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वी विल कॉल इट एज वेवलेंथ, denoted by the symbol lambda, measured in angstrom and nanometer. Angstrom 10 to the power -10 meters and nanometer 10 to the power -9 meter. Next we'll see frequency. इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द ग्रीक लेटर न्यू। इसको हम लोग v नहीं है, v का थोड़ा सा टेढ़ा है सर यहाँ। This is known as न्यू। It is the number of waves passing through a point in 1 second। एक सेकेंड में, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड में एक पॉइंट से
कितने सारे वेव्स गुजर जाएंगे, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स गुजरेंगे, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ओके, इट्स हर्ट्ज, इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज, और हम लोग मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड, दैट इज CPS। CPS मेजर करने की यूनिट है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, जहां पे 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 CPS, दोनों बराबर है, ठीक है ना। हर्ट्ज बोलो या साइकिल पर सेकंड बोलो, बोथ आर सेम। ओके, हायर यूनिट का बात करो तो 1 किलो हर्ट्ज will be equal to dash hertz, 1 megahertz will be equal to dash hertz। बोलिए 1 किलो हर्ट्ज कितना हर्ट्ज होगा? 1000 hertz. Yes, it will be 10 to the power 3 hertz and it will be 10 to the power 6। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप लोग समझ आ गई। एक गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स गुजर जाएंगे एक सेकंड में। ओके, मानो 2 वेव्स यहाँ पे हैं और एक सेकंड में वो दोनों यहाँ पहुंचे, तो इस पॉइंट से 2 वेव्स पार कर गए उधर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। एक गिवन पॉइंट से कितने सारे वेव्स क्रॉस करती है एक सेकंड में, दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है स्पीड। वी डिनोट इट बाय c, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a wave per unit time। एक गिवन टाइम पीरियड में, एक गिवन टाइम में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज नोन एज इट्स स्पीड। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है? सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होती है? अभी पढ़ाया मैंने, 3 into 10 to the power 8 meter 3 into per 10 to the second. power 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। और देखो अब इसका फॉर्मूला होता है c is equal to nu lambda। देखो स्पीड of a electromagnetic wave is given by frequency into wavelength। okay, frequency into wavelength। इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखो तो c by lambda is equal to nu। ओके, आप बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे c तो एक कांस्टेंट है, ये तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है, वो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ अ वेव इज गिवन बाय न्यू लैम्डा, frequency into wavelength। speed is equal to frequency into wavelength। speed divided by wavelength is equal to frequency। तो रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? यदि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ओके, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ओके, समझ आ गई? तो इसे मैं दिखाता हूं। amplitude, that is the height of the crust or depth of the trough। देखो ये क्रेस्ट की कितनी हाइट या ये ट्रफ की कितनी डेप्थ है, दैट इज एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन तो यही है। ओके,
maximum displacement from the mean position या height of the crest और depth of the trough is known as amplitude. Height of crest या depth of trough is known as amplitude. अच्छा आपने मुझे बता सकता है कि amplitude को हम लोग किस यूनिट पे नापेंगे? एम्पलीट्यूड को किस यूनिट में नापेंगे? लेंथ के यूनिट में नापेंगे, क्योंकि हाइट क्या होती है? लेंथ की ही ना यूनिट है बेटा. ओके, तो एम्पलीट्यूड भी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ. ओके, समझ गए? नेक्स्ट वन मोर थिंग वी विल सी, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वेव नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू डैश. न्यू के ऊपर में एक डैश डालते हैं, न्यू डैश. ओके, वेव नंबर. अच्छा, एम्पलीट्यूड के बारे में एक छोटा सा चीज और बताता हूं. मानो एक बल्ब है आपके पास, जिससे जो रेडिएशंस निकल रही है उसकी एम्पलीट्यूड ऐसी है, ठीक है, और एक दूसरा बल्ब है जिसकी एम्पलीट्यूड कुछ ऐसी है. तो कौन ज्यादा ब्राइट होगा, कौन ज्यादा रोशनी देगा, किसकी ब्राइटनेस हाई होगी? देखो बेटा, एम्पलीट्यूड जिस रेडिएशन की हाई होती है, एम्पलीट्यूड जिस वेव की हाई होती है, वो ज्यादा ब्राइट रीजन प्रोड्यूस करता है. एकदम दिमाग में रख लो, एम्पलीट्यूड जिस वेव की हाई रहेगी वो ब्राइटर रीजन प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू जिसकी एम्पलीट्यूड कम हो. ओके, ये दिमाग में रखना. वेव नंबर न्यू नॉट, इट इज defined as the reciprocal of wavelength. देखो बेटा, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को या इनवर्स को we will define it as wave number. It is equal to 1 by lambda. Okay, nu dash is equal to 1 by lambda, या wave number is equal to इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. इसको और दूसरा मेथड में लिखें हम लोग तो c is equal to nu lambda होता है. ओके, तो c by lambda को हम लोग लिख सकते हैं nu, या 1 by lambda को हम लोग क्या लिख सकते हैं? nu by c लिख सकते हैं कि नहीं? c is equal to nu lambda होती है, तो c by lambda is equal to nu. ओके, 1 by lambda is equal to nu by c लिख सकते हैं, या 1 by lambda क्या होती है? वेव नंबर होती है. तो वेव नंबर इज इक्वल टू nu by c, फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं. गॉट इट? सो दिस वर सम ऑफ द जनरलाइजेशन जो हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड और वेव नंबर से रिलेटेड. किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो मुझसे. एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं बेटा इस क्वेश्चन में. सो दिस वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव्स जो हम लोगों ने देखा, और फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने. c is equal to nu lambda, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चंस में पूछ के जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में. ये वाली डेरिवेशन आप देख सकते हो, c is equal to nu by lambda, तो lambda 1 by lambda मैंने सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना? तो इट विल बी इक्वल टू nu by c naught. ओके, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर. ये आपको दिमाग में रखना. चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे. X has 18 electrons, 16 proton and 16 neutron. Identify X. Here. X y minus has 18 electrons, 16 proton and 16 neutron.
आइडेंटिफाई एक्स वाई माइनस। कोई बना सकता है इस न्यूमेरिकल को? एनीबॉडी? चलिए सोचिए, तब तक मैं एक दूसरा न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। विविध भारती टेलीकास्ट एट 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of radio waves. ओके, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन, calculate the frequency of violent So first is sulfur. यस वेरी गुड। सल्फर क्या? सल्फर क्या? सल्फर 1 माइनस 2 माइनस क्या? Sulfur 2 minus. minus. यस सल्फर 2 माइनस। वेरी गुड। देखो बेटा, 16 प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है? इसका जो एटॉमिक नंबर है 16 है। और एटॉमिक नंबर जो होती है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, और 16 इज द एटॉमिक नंबर किसका? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ओके, अब बोला गया है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब न्यूट्रल जब था तो 16 प्रोटॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें आ चुका है, और 16 न्यूट्रॉन है तो इट कैन बी रिटन एज 1632s2 माइनस। सल्फर 1632 माइनस है कि नहीं? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विविध भारती जो है टेलीकास्ट करती है, विविध भारती रेडियो स्टेशन सुने होंगे आपने, वो टेलीकास्ट करती है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडियो वेव्स। आपको वेवलेंथ निकालने बोला गया है इस रेडियो वेव्स का। आई सपोज आप लोग निकाल सकते हो। ओके, निकाल लोगे ना? सिंपल सी फॉर्मूला, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जहां पे आपको क्या निकालने बोला गया है? लैम्डा निकालने बोला गया है। लैम्डा निकालना तो आसान है, C बाय न्यू। C सारे की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया 1368 किलोहर्ट्ज, तो किलोहर्ट्ज को आपको हर्ट्ज में लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा तो 1368 तो into 10⁻³ किलोहर्ट्ज है, 10⁻³ और हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज एंड सेकंड इनवर्स इज सेम, सेकंड इनवर्स कटेगा, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी वेवलेंथ। निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है, होमवर्क आपको करके लाना है। Got it? You will do it as a homework. So 455.5. हाँ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज अपॉन यू, आपको कैलकुलेट करनी है क्या है। ओके, मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज जितना मैंने पढ़ाया नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना? सो और नेक्स्ट क्लास में देखो चीजों को पढ़ के आओगे तब आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगी, क्योंकि दिस टॉपिक इज नॉट ओवर, इससे रिलेटेड पार्ट बची हुई है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि नील बोर ने और क्या क्या पढ़ाई की, और फिर हम अपने टॉपिक को आगे ले जाएंगे, नील बोर के टॉपिक को भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।